हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था पेडिग्री एनालिसिस। Unlike Drosophila, peas and other organisms, in humans we cannot conduct experiments like we did in them. So how would we study the genetic disorders in humans? Pedigree analysis gives us the way. यहाँ पे पेडिग्री चार्ट्स हम बनाते हैं और पेडिग्री चार्ट्स में हम कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये मेल फीमेल के सारे जो है सिंबल्स हमने बनाए हैं। और पेडिग्री एनालिसिस करने का ये पेडिग्री को इस्तेमाल करने का के पीछे कंसेप्ट ये है कि हम जेनेटिक मटेरियल ट्रेस करते हैं। वी नो दैट पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल जाता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता रहता है। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल मटेरियल है। ये बिना खराब हुए नेक्स्ट जनरेशन में पास होता रहता है, काफी स्टेबल मटेरियल है। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन म्यूटेशन बिल्कुल एक्सचेंज हो सकते हैं, पार्ट्स क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, वो सब कुछ होता है, लेकिन दोज पार्ट्स दोज फीचर्स आर बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। बट चेंजेस आने का चांस होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशंस के केस में। म्यूटेशंस आर पॉसिबल। कोई भी म्यूटाजन को एक्सपोज हो जाए ऑर्गेनिज्म तो वो म्यूटेशन हो सकती है डीएनए में। और म्यूटाजन कोई भी यूवी रेडिएशन जो आती है ये भी म्यूटाजन का काम कर सकती है। कोई फूड आइटम या एनीथिंग आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये सब म्यूटाजन का काम कर सकती हैं। ठीक है। और तो फीचर्स को डीएनए यानी कि जो डीएनए में डिफेक्ट आने के कारण जो डिसऑर्डर पैदा होता है उसको अगर हमने फैमिली में ट्रेस करना है कि वो किस तरीके से होता है, तो पेडिग्री एनालिसिस गिव्स अस द वे। और इन चार्ट्स को बनाने के लिए हम जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। फीमेल के लिए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, मेल के लिए हम स्क्वायर। देन इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, तो बिकॉज ऑफ टू स्टेट द अनस्पेसिफाइड सेक्स दैट वी डोंट नो द जेंडर। फाइन। अगर हम सर्कल और स्क्वायर का इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, वी आर शोइंग अ मैरिज। अगर हम डबल लाइन से मैरिज शो करें तो इट इज मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। इफ वी शेड एनी ऑफ दीज that means we are showing the, like I've shaded over here, then we are showing the diseased or the affected individual. Fine. And जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि दोनों को ज्वाइन कर दिया मैरिज शो की, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमने मैरिज शो कर दी और यू लाइन खींच करके नीचे जो इनके दिखाए हैं तो ये इनके प्रोजेनी रिप्रेजेंट किए हैं इस तरीके से। अब इनका कोई भी प्रोजेनी जो कुछ प्रोजेनी बाई चांस हमें कुछ ऐसे दिखाने हैं, फॉर एग्जाम्पल इस केस में जैसे हमने देखा तो 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो 5 में कोई भी नंबर जैसे इसमें हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 3 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो 3 लगा देंगे। 7 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स तो 7। तो उस तरीके से हम नंबर बता सकते हैं कि दिस मेनी इंडिविजुअल्स और दिस मेनी प्रोजेनी आर अनअफेक्टेड। तो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए हम ये ब्लैंक छोड़ के इसको अपने नंबर लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनको स्टडी करते हैं। अब इनको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए। मैंने आपको बताया जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम 2 हेडिंग्स में स्टडी कर सकते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में इनका बखूबी इस्तेमाल होता है। अब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स स्टडी करना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैं टर्म्स यूज करती रहूंगी। ऑटोसोम्स हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। जैसे ह्यूमंस के केस में 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स, जो कि विदाउट सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा बाकी सारे होते हैं हमारे जनरल फीचर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 23rd पेयर होता है विच इज यूजुअली XX और XY, इनको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं या हम इनको एलोसोम्स भी कह सकते हैं। ये आप जरा नोट कर लीजिए, इनको हम एलोसोम्स भी कह सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स आर एलोसोम्स, X and Y, we have 2 allosomes in humans. Fine. तो इनको हम एलोसोम्स भी कह देते हैं। अभी हम लोग मूव करते हैं on Mendelian disorders.
डिसऑर्डर्स, ये पहले हेडिंग लगा लो ऊपर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जैसे कोई डीएनए का स्ट्रैंड है तो उसका एक पर्टिकुलर जीन अफेक्ट होगा, इसी के ऊपर एक जीन अफेक्ट होगा। नॉर्मली जैसे कोई भी क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इनका नंबर अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ कोई ना कोई जीन अफेक्ट होगा, उसके ऊपर का कोई सीक्वेंस अफेक्ट होगा। वेयरएज क्रोमोसोम्स पे इनका पूरा नंबर अफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 21 हो गया, वो एक पेयर होने की बजाय उसमें जैसे एक पेयर में 2 कॉपीज होती हैं तो उसमें 21 की 3 कॉपीज हो गई, तो वो एक डिसऑर्डर बन गया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कोई हो गया कि जिसमें किसी की मोनोसोमी है, यानी कि 2 की जगह 1 हो गया, उसकी हम डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे इन द सेंस कहना क्या चाह रही हूँ कि क्रोमोसोम्स का नंबर इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे फोकस करते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में इसका कोई ना कोई जीन अफेक्ट हो जाता है, डीएनए का सीक्वेंस का कोई ना कोई पार्ट अफेक्ट हो जाता है। तो पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी स्टडी करेंगे, इनकी काफी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे आएंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर these are determined by alteration or mutation of a single gene। तो ये किसी ना किसी जीन में इफेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल जीन में इफेक्ट होगा, ना कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम में। ठीक है, सिंगल जीन में इफेक्ट होगा। और जैसे ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात की थी मेंडल के केस में, वैसे ही ये ट्रांसमिट होते हैं। ट्रांसमिटेड अलोंग द लाइंस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स या हम कह सकते हैं ट्रांसमिटेड अलोंग द लाइंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे पहले की ऑल्टरेशन ऑफ म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन में कोई ऑल्टरेशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, उसके कारण होता है। देन ट्रांसमिटेड अलोंग द लाइंस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ आर सेम। मेंडल के प्रिंसिपल्स को ही हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस मानते हैं, तो इसमें से हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हम पर्टिकुलरली कैसे देखा था, हमने जो 3 लॉस हैं, ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा था मेंडेलियन प्रिंसिपल्स में क्या दिखा रहे थे, कोई भी 2 एलील्स हैं, जैसे हमें पता है कि कोई भी 2 क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, उनके हम एलील्स मानते हैं। तो जैसे ही डिवीजन में हम देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, वैसे इस केस में ये एलील्स अलग हो गए थे। अब क्रोमोसोम के ऊपर जो पर्टिकुलर जीन है वो भी तो वैसे सेपरेट हो रहा है, और जैसे ये एक गैमेट में एंटर करते हैं वैसे ये भी एंटर करते हैं, इसके साथ ही ये जीन भी उसी के अंदर गैमेट के अंदर चला जाता है। अब अगर ये पर्टिकुलर जीन डिफेक्टेड है तो ये जो भी प्रोजेनी में जाएगा उसमें भी वो डिजीज लेके जा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मेंडेलियन प्रिंसिपल्स की तरह, जैसे हमने मेंडल के प्रोसेस में देखा था कि जीन्स पास होते हैं, वैसे ही ये भी पास हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। जैसे मैंने बताया कि पेडिग्री एनालिसिस जो होता है, पेडिग्री एनालिसिस होता है वो पर्टिकुलरली हम मेंडेलियन
एग्जांपल्स भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट बनाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपको हिंट कर देती हूँ। जैसे कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है, सपोज करो यहाँ पे मदर में था, ठीक है, तो इनके जो भी हमने प्रोजेनी बनाए, तो मदर से यहाँ पे ये सन में आ गया, इसके बेटे में आ गया, ठीक है। देन बेटे की जब मैरिज हुई तो आगे इसकी एक डॉटर में आ गया, ठीक है। अब देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे मेंडल प्रिंसिपल्स में हम लोग देखते हैं एक्स 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 वाई का फ्यूजन हुआ, और जो भी इनके एक तरीके से ये यही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनकी मैरिज से व्हाटएवर प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए उनमें से एक चाइल्ड अफेक्ट हो गया, ठीक है। ये एक्स वाई ही है, लेकिन इट इज अफेक्टेड लाइक इट्स मदर। व्हेन इट गॉट मैरिड तो इनके प्रोजेनी को हुआ, ठीक है। तो स्प्लिटिंग वैसे ही हम दिखा रहे हैं। प्रोजेनी में हमें पता है कि ये अगर एक्स वाई है तो इसका, अगर ये फीमेल बनी है तो इसी का फादर का ही एक्स इधर जाएगा, है ना। फादर का एक्स ही जाएगा, वाई तो इधर जाएगा नहीं। एक एक्स मदर से आ जाएगा, एक फादर से आ जाएगा, यानी कि दिस एक्स हैज टू गो हियर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देखो, जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। और फीमेल का एक्ट तो हमेशा एक्स ही होता है, मेल को तरफ रिस्पॉन्स बनाता है। अगर इनका प्रोजेनी कोई फीमेल है, उसमें हमें पता है ये तो एक एक्स तो होगा ही होगा। अगर मेल है तो यहाँ का भी एक एक्स इधर होगा, लेकिन अब मेल के पास तो सिर्फ एक ही एक्स है और एक ही बात है। अगर ये एक्स तो यानी कि अगर इसकी डॉटर है तो उसमें इस एक्स, ये एक्स होगा ही होगा। और ये एक्स में अगर कोई डिजीज है, बाई चांस कोई डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट भी डॉटर को जाएगा, जैसे वैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, कि फादर से डॉटर में जा रहा है। तो ये हमेशा हम देखेंगे कि किन केसेस में ये होता है, कौन से सेक्स लिंक्ड होते हैं, कौन से ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीस थिंग्स इन डिटेल। फाइन। सो मैं थोड़ा सी ये पार्ट रब कर लूंगी। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स नोटिस कर लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर cystic fibrosis, sickle cell anemia, थैलासेमिया। हम इनमें से कुछ डिजीजेस की डिटेल भी स्टडी करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसमें एक पर्टिकुलर डिफेक्ट के बारे में आपको बताया था मैंने। आप एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन जहां हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की करे थे, जस्ट गेस इट योरसेल्फ का बताया था मैंने। एक और एग्जांपल इसकी है हेमोफीलिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में आई टोल्ड यू कि क्या एग्जिबिट करता है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन और स्किन पिगमेंटेशन, दो चीजें ये एक साथ शो करता है ना। तो प्लियोट्रोपिक एग्जांपल में हमने ये डिस्कस किया था। ये कुछ मेन एग्जांपल्स हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, which you have to learn. I will quickly revise. These Mendelian disorders are determined by alteration or mutation of a single gene. एक जीन ज्यादातर इसमें alter हो जाता है या mutation हो जाता है, and they are transmitted. They are transmitted along the lines of
प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जैसे मैंने क्रॉस डिस्कस करके बताया। देन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। ये जो चार्ट्स हम ड्रॉ करके दिखाए थे मैंने आपको, इनसे हम इनको ट्रेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, these 6 examples have been mentioned in your NCERT: cystic fibrosis, sickle cell anemia, thalassemia, color blindness, phenylketonuria, हेमोफीलिया। इनमें से ज्यादातर की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी इनको हम दो कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं। कैन बी कैटेगराइज्ड into डोमिनेंट और रिसेसिव। या तो ये कैरेक्टर्स डोमिनेंट होकर के नॉर्मल जीन के ऊपर डोमिनेंट होकर के एक्सप्रेस होते हैं, या ये रिसेसिव में, यानी कि दोनों ही जीन्स जब डिफेक्टिव होंगे तो ही एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो उस केस में ये रिसेसिव लाइन की तरह एग्जिबिट होते हैं। अब दे कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स और ऑन द एलोसोम्स। सो दूसरी कैटेगरी हो सकती है, दे कैन बी ऑटोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, तो दोनों ही कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है, इट इज एविडेंट दैट यानी इस चीज का सबूत मिल चुके हैं। इट इज एविडेंट दैट अ कैरियर फीमेल कैरियर फीमेल यानी कि जिसमें खुद में डिजीज एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कैरियर फीमेल यानी कि वो सिर्फ डिजीज को कैरी कर रही है, खुद वो डिजीज नहीं है, तो ऐसी फीमेल, इट इज एविडेंट दैट कैरियर फीमेल कैन पास ऑन, कैरियर फीमेल कैन पास ऑन द डिजीज टू द मेल प्रोजेनी। जो जैसे यानी कि यहाँ पे हमें फीमेल अभी अनअफेक्टेड दिखाई देगी और इसका जो मेल प्रोजेनी है वो डिजीज नजर आ सकता है। इसका रीजन क्या होता है? एक्चुअली ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में हो सकता है, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में ही होता है ये। क्यों? क्योंकि ये देखो ये XX होंगे, इसका पार्टनर XY होगा। अब सपोज करो दिस इज द डिफेक्टिव एल्बो, क्या मैं जस्ट चेंज द कलर फॉर द डिफेक्टिव वन। अब यहाँ पे पता है हम लोग इन पर्टिकुलर इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। Can pass the sex linked recessive disorder, sex linked, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कि it is evident that carrier female can pass on the sex linked recessive disease to the male progeny। ये पोर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी कि डोमिनेंट जीन तो हमें पता ही है कि कहीं से भी पास हो सकता है, लेकिन रिसेसिव ट्रेट यानी कि वो कैरियर है, यानी कि इसमें एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल हम डिफेक्टिव एक्स को अगर रेड से शो कर रहे हैं, यानी कि लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ब्लैक वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है,
तो ये फीमेल नॉर्मल है। जब इनके प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए तो फीमेल्स में अगर एक्स इसका चला भी गया, ये वाला डिफेक्टिव एक्स, वैसे तो चांसेस होते हैं कि क्योंकि सभी डॉटर्स में अगर हम देखें एक तो एक्स फादर वाला आएगा ही आएगा, है ना, तो दूसरा एक्स के कोई भी चांसेस हैं, ये इसका ये नॉर्मल वाला भी जा सकता है और रेड वाला भी जा सकता है, ठीक है, कोई भी चांसेस हैं। तो इस केस में ये वाली डॉटर इसकी क्या हो गई, कैरियर हो गई, क्योंकि हमने बताया कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इस एक्स को आगे दे सकती है, डिफेक्टिव एक्स को, ठीक है, और ये नॉर्मल होते जिसमें इसका नॉन डिफेक्टिव यानी नॉर्मल एक्स गया है। अब सन में इन पर्टिकुलरली पास होने का चांस क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि सन में फादर से, ये है ना इनके प्रोजेनी, तो सन में फादर से तो वाई ही आएगा, यानी कि, और वाई जो होता है वो छोटा क्रोमोसोम होता है देन एक्स, ठीक है, तो एक्स पे, तो एक्स अब इसका विल बी कंट्रीब्यूटेड ओनली एंड ओनली बाय फीमेल, तो इन दोनों एक्स में से कोई भी एक्स इसके पास आ सकता है। अगर तो ये ब्लैक एक्स आ गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें डिफेक्टिव वाला एक्स आ गया, जैसे कि इस फीमेल में भी आ गया था, लेकिन ये फिर भी कैरियर ही है, डिजीज नहीं है, क्योंकि नॉर्मल was dominant over it and the defective allele was just recessive allele. लेकिन यहाँ पे in spite of X being the disease being recessive, जो इसका प्रोजेनी है वो डिफेक्टिव हो गया। रीजन क्या है, X के ऊपर जो भी X डोमिनेंट रहता है हमेशा Y के ऊपर, Y बहुत ही छोटा क्रोमोसोम है, Y बहुत ही छोटा क्रोमोसोम है और बहुत ही कम फीचर्स एक्सप्रेस करवाता है। वाई फीचर्स एक्सप्रेस कराता है जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस, यानी कि बहुत ही ज्यादा अलग से जो सिर्फ हॉलैंडरिक जीन्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली कम्प्लीटली वाई के ऊपर होते हैं, जैसे कि कानों के ऊपर हेयर आना, तो इस तरीके के फीचर्स सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं। ऐसी चीजों को ये वाई ट्रांसमिट करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही थोड़े से 231 जीन्स, बहुत थोड़े से, लेकिन एक्सेस बिगर देन दैट, एक्स हमेशा वाई के ऊपर डोमिनेंट होगा। अब एक्स के ऊपर अगर रिसेसिव ट्रेट भी है तो भी मेल में वो एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो भी मेल, अब मेल का चांस कभी इस केस में, एक्स लिंक के केस में मेल का चांस कैरियर होने का कभी नहीं होगा, इधर द मेल विल बी डिजीज्ड और द मेल विल बी नॉर्मल, ठीक है। जैसे कि अगर इनका एक नॉर्मल मेल चाइल्ड भी अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, तो नॉर्मल मेल चाइल्ड अगर इनका होता तो उनमें हम मानते हैं कि ये नॉर्मल वाला एक्स गया होगा, वाई का तो फादर का जानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, लेकिन नॉर्मल हो गई, इसको कोई फीचर एक्सप्रेस नहीं होंगे, लेकिन कैरियर मतलब ये अगले प्रोजेनी पे पास कर सकती है। लेकिन अगर इसमें वो एक्स चला गया, मेल में वो एक्स चला गया, तो वो डिजीज होगा। तो ये क्या है, ऐसा देखा गया है कि कैरियर फीमेल डिजीज बड़ी आसानी से मेल प्रोजेनी में पास कर देती है। 50% चांस, देयर इज 0% चांस फॉर द डॉटर टू बी डिजीज्ड इन दिस केस, जहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हो। अब एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड आर सेम थिंग्स, ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स को हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब एक्स के ऊपर ही होते हैं। वाई के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ हॉलैंडरिक यानी उन्हीं मेल जीन्स होंगे, पर्टिकुलरली जो मेल में ही एक्सप्रेस होते हैं कुछ एक फीचर्स, ठीक है। अब तो 0% चांस ऑफ द फीमेल टू बी डिजीज्ड, लेकिन 50% ऑफ चांस ऑफ द फीमेल टू बी कैरियर, बिकॉज 50% फीमेल कैरियर, 50% नॉर्मल होता है। एंड इन केस ऑफ मेल्स 50% चांस ऑफ द मेल चाइल्ड टू बी नॉर्मल एंड 50% ऑफ द मेल चाइल्ड टू बी डिजीज्ड। इस केस में कैरियर नहीं होगा, या तो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है और या डिजीज्ड होगा। तो ज्यादा चांसेस अगर हम देखें डिजीज्ड होने के किसके होते हैं, डिफेक्टिव होने के किसके होते हैं, मेल के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर मदर सिर्फ कैरियर है, उसमें कोई फीचर एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, कोई डिजीज एक्सप्रेस हो ही नहीं रहा, उस केस में भी वो मेल को, अपने मेल प्रोजेनी को डिजीज पास करे, इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है बच्चे। मैं पहले वो 2 पेडिग्रीज ड्रॉ करूंगी जो आपके एनसीईआरटी में है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कोई भी पेडिग्री आ गया तो आपको कैसे गेस करना है ऑप्शन।
ठीक है, दैट मे बी नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं इन शॉर्ट आपको ये 2 पेडिग्रीज जो हैं आपके एनसीईआरटी के वो पहले डिस्कस एक ब्रीफ कर देती हूँ इनको, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको कुछ आइडियाज ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप कोई भी पेडिग्री क्रैक कर सकते हो, ठीक है, डीकोड कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इस पेडिग्री को ड्रॉ करते हैं। तो ये एनसीईआरटी सेज these 2 things, ठीक है। इस केस में क्या है, मैं फीमेल को इस तरह ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। The one female is affected इसमें, और इनके प्रोजेनी में 1 फीमेल and 1 मेल इज अफेक्टेड। अब एक जो अनअफेक्टेड मेल है, वी हैव शोन हिज मैरिज एंड ही हैज प्रोड्यूस्ड 2 daughters and a son। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेनी में फीचर्स गए हैं, यहाँ पे ये मेल जो था ये अनअफेक्टेड था। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे बिल्कुल अनअफेक्टेड यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। यहाँ पे देखो चीज क्या है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव प्रोड्यूस्ड अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, बट अफेक्टेड पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस बोथ अफेक्टेड चिल्ड्रन एज वेल एज अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। आई रिपीट, अफेक्टेड पेरेंट कैन प्रोड्यूस अफेक्टेड चिल्ड्रन as well as unaffected children, but unaffected parents have produced totally unaffected children, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और चीज थोड़ा और इलैबोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, जिस प्रोजेनी में फीचर चला गया इसका तो उन्होंने आगे क्रॉस नहीं दिखाया, लेकिन इस प्रोजेनी में भी डिजीज पहुंचा और इस प्रोजेनी ने आगे भी डिजीज पास किया। तो यहाँ पे एक और पर्टिकुलर फीचर आ रहा है, द डिजीज डज नॉट स्किप जनरेशंस। ऐसे नहीं है कि एक में हो गया अगली जनरेशन में नहीं हुआ और अगली में दिख गया, ऐसा नहीं हुआ। अगर इस जनरेशन में एक पर्टिकुलर जनरेशन में नहीं हुआ तो आगे डिजीज खत्म हो गया, आगे डिजीज पास नहीं हुआ। लेकिन अगर डिजीज यहाँ पे है तो भी आगे जा सकता है। ये नहीं हो सकता अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोजेनिस का अफेक्टेड दिखा दूं, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इन सच अ डिजीज। ऐसा डिजीज कौन से होते हैं जहां पे डिजीज, ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर ट्रिक्स, एक्चुअली ट्रिक्स, दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर इन थ्योरी। ये सिर्फ आपको डिकोड करने के लिए है पेडिग्री चार्ट्स, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये आपको 2 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो पेडिग्री को सॉल्व कर लेना एक चैलेंज के तौर पे होता है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन ये पॉइंट्स जो मैं बताती हूँ आपको आज बताऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगी, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से अगर नोट करके दिमाग में बिठा लोगे तो आप कोई भी पेडिग्री सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे द डिजीज डजंट स्किप द जनरेशंस, जनरेशन स्किप नहीं कर रही है। अफेक्टेड पेरेंट्स can have unaffected children, लेकिन अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट अनअफेक्टेड चिल्ड्रन जो आगे आ गए वो आगे डिजीज पास नहीं कर रहे हैं, यानी कि दे आर नॉट स्किपिंग द जनरेशंस। क्लियर? दे आर नॉट
स्किपिंग द जनरेशन, जनरेशन ये स्किप नहीं कर रहे हैं। ये जो 2 पॉइंट हैं ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के लिए। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट दीज 2 पॉइंट्स आर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के लिए। और ये क्रॉस एज सच बना हुआ है किसके लिए? आपके होते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का थ्योरी में आप कहीं पे भी मेंशन नहीं देखते हैं, लेकिन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए सिर्फ ये क्रॉस बना हुआ है और आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये 4 ऑप्शंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्रॉस है यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? पेरेंट्स बिल्कुल अनअफेक्टेड हैं, लेकिन प्रोजेनी अफेक्टेड है। आगे देखेंगे, इफ दिस अफेक्टेड फीमेल गेट्स मैरिड टू नॉर्मल मैन, अब पहले आप ये पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिखना है डिजीज डजंट स्किप जनरेशन, वहां पे हम लिख सकते हैं डिजीज स्किप्स जनरेशंस। कैन स्किप जनरेशंस, नॉट ऑलवेज, इट कैन स्किप जनरेशंस। इसमें अगर हम ड्रॉ, ये भी हो सकता है कि ये अफेक्टेड है, जैसे इस केस में क्या था? पेरेंट्स अनअफेक्टेड थे, ठीक है, लेकिन एक इनमें से कोई कैरी कर सकता है, हो सकता है इनमें से किसी के पेरेंट्स में वो डिसऑर्डर आया हो, ठीक है, उन्होंने कैरी किया, फिर अगले में आया, देन यहाँ पे आगे पास हुआ डिजीज। इसमें इट कैन स्किप जनरेशंस, और इसमें मेन पॉइंट यहाँ पे हमें लिखा है अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं दे कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अब ऐसे डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम क्रोमोसोमल स्टडीज एडवांस में कर सके वो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई सीरियस डिसऑर्डर्स हैं जो बर्थ से पहले पता लगा सके, सीरियस डिसऑर्डर्स जिनके कारण लाइफ मिजरेबल बन सकती है, ऐसे डिसऑर्डर्स पहले पता लगा ले तो बहुत अच्छा होगा, उनको हम सॉर्ट आउट कर सकेंगे, या ऐसे किसी डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या कर सकेंगे? अवॉइड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड इसकी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सो ये है जो आपके एनसीईआरटीज में बने हुए हैं ये 2 चार्ट्स। इसमें इन दोनों को पर्टिकुलरली आपको कैसे ऑब्जर्व करना है ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर गुड न्यूज सॉर्ट ऑफ थिंग कि ज्यादातर ये 2 क्योंकि डिग्री दे रखे हैं तो ज्यादातर एमसीक्यूज में चांसेस ही इन दोनों के आने के ज्यादातर होते हैं, लेकिन और भी तरह के आ सकते हैं। तो ये आपकी ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ आपको, इनसे आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करूंगी, हम किसी और पेडिग्री में भी करके देखेंगे, और हम सेक्स लिंक के भी कुछ पेडिग्री सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इलैबोरेट वी शैल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ओवर हियर। ये 2 जो पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ऑल द बेस्ट।